सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक अहम मुद्दे के साथ। बात करेंगे हमारे विशेषज्ञों से और सत्य हिंदी के जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। आज जो LAC है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। कोर कमांडर्स की चौथी राउंड की मीटिंग हुई है मंगलवार को। ये सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी चुशुल में, जो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है लेह से। और सुबह 11:30 बजे शुरू होकर 15 घंटे तक चली है। सेना की तरफ से अभी भी हमें इंतजार है आधिकारिक बयान का, लेकिन किस तरह से सिचुएशन को रीड किया जाए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा साहब। आप इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के पूर्व GOC रह चुके हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय प्लेजर स्मिता। और हमारे जो दर्शक भी जुड़ चुके हैं, मीर अमीना, विकास कुमार, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सर, सबसे पहले तो अगर मैं शुरुआत इस बात से कर सकूं कि पिछले हफ्ते तक जो रिपोर्ट्स आई थी कि डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो चुके हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जिसे वाई नाला कहते हैं, गालवान में पेट्रोल पॉइंट 15 जिसे हम साउथ ईस्ट ऑफ गालवान के तौर पर जानते हैं, एंड TP-17 गोगरा में। ये डिसएंगेजमेंट आपको लगता है कि आप वेरीफाई हो चुकी होंगी ऑफिशियली, जबकि ये चौथी राउंड की कोर कमांडर्स की मीटिंग चल रही है, या इनको फिजिकली वेरीफाई करने में क्या दिक्कतें, क्या चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि कुछ खबर आई है कि PP-14, 15, 17 अल्फा जो कि हॉट स्प्रिंग और गलवान सेक्टर्स में है, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो गया है। वेरिफिकेशन के दो तरीके हैं। एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन कि जब छोटे पेट्रोल्स जाकर और उस एरिया में देखें कि एक्चुअली चाइनीज ने विकेट किया कि नहीं वो एरिया, उसी तरह से उनके भी कुछ छोटे पेट्रोल्स आएंगे। लेकिन मेरे विचार में अभी जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, एरियल सर्वेलेंस, हवाई जहाज से फोटोग्राफी लेने का तरीका, हमारे पास ड्रोन्स हैं जो कि उस एरिया के ऊपर सर्वेलेंस रख सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी से सर्वेलेंस रखा जा सकता है। तो वेरिफिकेशन का मेरे हिसाब से इतना कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और जो कल बातचीत हुई है कोर कमांडर्स के बीच में, उसमें ज़रूर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, उसकी प्रोग्रेस किस तक कहाँ तक हो चुका है, वो सब बातचीत ज़रूर हुई होगी। तो अब बातचीत में इनफैक्ट ये भी माना जा रहा था कि अब डी एस्केलेशन को लेकर बातचीत हो, कि डिसएंगेजमेंट के बाद पर कि जो ट्रूप रिडक्शन है फॉरवर्ड पोजीशंस में भारत और चीन की तरफ से, जो आर्टिलरी आर्मर्ड टैंक्स वगैरह डिप्लॉय किए गए हैं, उनको हटाने की बात है। एक फौजी के तौर पर जब एक बैठक 15 घंटे तक चलती है इन हालातों में, तो इसे आप एक गुड साइन मांगेंगे, या फिर आपको लगेगा कि पेचीदगियां बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कोई बात नहीं बन रही हो? स्मिता, कॉम्प्लिकेशन जरूर होंगी, क्योंकि जिस इलाकों में डिसएंगेजमेंट हुआ है वहाँ पर LAC अलाइनमेंट के ऊपर दोनों साइड्स के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। अब जो बातचीत होगी पेंगोंग सो और डेप्सांग के बारे में, वहाँ पर आपको मालूम है दोनों इंडिया और चाइना का परसेप्शन अलग अलग है। चाइनीज फिंगर 4 तक आ चुके हैं, जो हम मानते हैं हमारी टेरिटरी है, और काफ़ी संख्या में हैं और काफ़ी उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली हैं। तो इसको सेटल करने के लिए कि यहाँ पर डिसएंगेजमेंट कैसे होगा या चाइनीज़ कैसे वापस जाएंगे, जो हमारी डिमांड है कि स्टेटस को रिस्टोर किया जाए, कि जो पोजीशन अप्रैल में थी सब उसी पोजीशंस पर चले जाएं। तो इसमें ज़रूर मतलब इतनी आसानी से हल होने वाली बात नहीं है। और मेरे ख्याल में डिसएंगेजमेंट के बाद ही डी-एस्केलेशन की बात होगी, जब बॉर्डर पर एग्रीमेंट्स हो जाएंगे कि ट्रुप्स वापस जाएंगे, उसके बाद ही जो ट्रुप्स पीछे हैं, जो आर्टिलरी टैंक्स और आप बात कर रहे हैं, रिजर्व्स कुछ हैं, वो तभी वापस जाएंगे जब बॉर्डर सेटलमेंट के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा। कुमारी दीपा, नीतीश कुमार, फजल कुदूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सर, क्या आपको लग रहा है कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है, हालांकि इस वक्त तो अब हम मिड जुलाई में हैं, क्या ये किस हद तक खींच सकता है? विंटर्स के पहले तो इसे करना ही होगा अगर तो हम रेजोल्यूशन चाहते हैं। तो ये आपको लग रहा है किस हद तक लॉन्ग हॉल होगा, या कौन सी रियलिस्टिकली पॉसिबल अर्लीस्ट टाइमलाइंस हैं जब तक ये मुमकिन हो पाएगा कर पाना? स्मिता, ये बहुत मुश्किल है कोई टाइमलाइन देना, बिकॉज दो साइड्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों की डिमांड्स हैं।
और इन डिमांड्स को रिकंसाइल कैसे किया जाएगा। अब चाइनीज हम मानते हैं हमारे इलाके में आकर बैठे हुए हैं, तो क्या हम वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? और चाइनीज आ गए हैं, कहते हैं ये हमारा इलाका है, अगर वापस नहीं जाएंगे। तो इस तरह की बातचीत में टाइम फ्रेम ले डाउन करना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक, और स्मिता ये कहना भी गलत होगा कि विंटर आ जाएगी तो इसका मतलब नहीं है कि दोनों साइड सस्टेन नहीं कर सकते। आपको मालूम है लद्दाख में हमारे सोल्जर्स अपने पोस्ट्स के ऊपर विंटर में, पूरी विंटर में रहते हैं। तो ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि अब विंटर आ गई तो सब वहां से पुल आउट करने की जरूरत पड़ी होगी। मतलब इससे मुश्किल इलाका सियाचिन है, सियाचिन में विंटर्स में लोग रहते हैं। तैयारी ये हमें करनी है कि जो एडिशनल ट्रुप्स आए हैं उनके लिए शेल्टर, क्लोथिंग, विंटर स्टॉकिंग वगैरह करने की जरूरत होगी। बट आई डोंट सी विंटर एज सच ए रेस्ट्रिक्शन कि उससे पहले हमको जरूरी ही कुछ रेजोल्यूशन पर आना पड़ेगा। तो अब जो डिसएंगेजमेंट के फोकस एरियाज हैं पैंगोंग सो और हॉट स्प्रिंग्स, आपकी डेप्सांग, इनफैक्ट पैंगोंग सो में जो नॉर्दर्न बैंक है उसमें माना जा रहा था कि कुछ हद तक थोड़ी सी उनकी ट्रूप्स वापस गई हैं, उनके बोट्स पीछे खींचे गए हैं। यहाँ पर इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन को लेकर आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, ये पार्शियल विड्रॉल या थोड़ी सी ट्रूप्स वापस चले गए, आई डोंट थिंक दिस विल बी एक्सेप्टेबल टू द इंडियन साइड। हमारा जो पोजीशन है वो यही है कि आप स्टेटस को रिस्टोर करिए, मतलब आप फिंगर 8 के पीछे जाइए। तो अगर मतलब मान लीजिए 100 लोग थे फिंगर 4 पर, आप बोलते हैं अभी सिर्फ 50 बचे हैं, सो टू मी दैट इज नो प्रोग्रेस स्मिता। दे हैव टू वेकेट what we feel is Indian territory or come to some kind of an agreement or conclusion. ये thinning out वगैरह, these are logistical processes, tactical processes. They don't have such an impact on the overall situation. Right. तो मैं अभी हाल में मैंने बात की थी प्रोफेसर फ्रावेल से, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट MIT में सिक्योरिटी स्टडीज में डिपार्टमेंट में वो हेड कर रहे हैं। चाइना पर उन्होंने खास जो है स्टडीज की हुई हैं। उनका आर्ग्यूमेंट है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को एंटी मुमकिन नजर इसलिए भी नहीं नजर आता क्योंकि इसे डिफाइन, परिभाषित ही एक तरीके से शायद भारत और चीन ना करें। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहले अलाउड थे दोनों साइड्स के लिए, या जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है चाइना ने फिंगर 4 टू फिंगर 8 के बीच में, तो अगर ये कंसेंसस ही नहीं बन पाए कि स्टेटस को एंटी था क्या, तो फिर आप उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? देखिए स्मिता, स्टेटस को एंटी बेसिकली जो हम बोल रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि चाइनीज ने अपना जो इंकर्जन और मूवमेंट स्टार्ट किए हैं, दैट वाज अराउंड 5th, 6th, 4th, 5th May. What we are saying is कि आप जिस पोजिशन में थे बिफोर यू स्टार्टेड दीज ट्रांसग्रेशंस एंड मूवमेंट इनटू आवर साइड, प्लीज गो बैक टू दैट पोजिशन to us. So that is clearly what we mean by restoration of status quo ante, कि ट्रुप्स जो हमारे एरिया में आए हैं वो अभी वापस चले जाए, एंड सिमिलरली फ्रॉम आवर साइड जहाँ पर हम थे हम वहाँ वापस चले जाएंगे। So that is what we mean. Is it going to be easy? Absolutely not. I mean, are we expecting Chinese एकदम से उठकर फिंगर 4 से वापस चले जाएंगे? मतलब आए किस लिए थे, मकसद क्या था? तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी स्मिता। वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये इसमें काफी नेगोशिएशन चलेंगे, काफी डिस्कशन होगा, एंड इफ रिक्वायर्ड नॉट ओनली एट द मिलिट्री लेवल स्मिता, ये डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल पर रिजॉल्व होने की जरूरत है। इनफैक्ट डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स तो जारी हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच भी बातचीत हो गई, अजीत डोभाल और वांगी के बीच में। लेकिन सर, क्या एक सवाल जो बार बार दर्शक पूछ रहे हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर पूछ रहे हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया गालवान में हुए क्लैशेस के बाद, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए, उसको लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति फैली, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई चाइनीज इंट्रूड किसी ने नहीं किया है, कोई हमारी जमीन पर नहीं है। क्या अब इस बात को लेकर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए कि इंकर्शन हुआ है चाइनीज पर बकायदा ऑन इंडियन ग्राउंड, दैट देयर इज क्लैरिटी ऑन दैट? नहीं स्मिता, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद एक क्लैरिफिकेशन भी आया था कि
ही ओनली मेंट गलवान और बाकी इलाकों के बारे में बातचीत नहीं की थी. बट इट इज क्लियर स्मिता, एटलीस्ट इन 2 एरियाज, 2 इलाकों में, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो और देप्सांग एरिया में जो चाइनीज ट्रुप्स हैं वो उस इलाकों में है जो हम मानते हैं कि इंडियन टेरिटरी है. नाउ चाइनीज कैन हैव अ डिफरेंट परसेप्शन, पर हमारा आइडिया अपने बॉर्डर्स का क्लियर होना चाहिए. तो हम यही मानते हैं कि वो हमारे बॉर्डर के हमारे साइड में है. तो इसमें कोई शक या कोई डाउट नहीं है. तो लेकिन अभी जो जिस तरह की स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हो रही है कि बहुत सारी चीजें ठीक है, आप पब्लिक में नहीं कर सकते हैं, आप हर बात मीडिया के जरिए आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि सिग्नलिंग्स कंफ्यूजिंग रही हैं? और जो सैटेलाइट इमेजरी को लेकर एक लड़ाई नजर आती है, लिटरली जो है कौन से कैंप में है आप उस हिसाब से आप इंटरप्रेट करते हैं, किस हद तक ऑथेंटिक असेसमेंट माना जाए जहां तक ये सैटेलाइट इमेजरी का सवाल है? देखिए, जैसे आपने बोला, आई थिंक देयर वाज कंफ्यूजन. मेरे हिसाब से 2-3 चीजें और अच्छी हो सकती थी एज फार एज आवर स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग इज कंसर्न. पहले तो एंड अगेन दिस इज माय पर्सनल व्यू पॉइंट कि थोड़ा सा सिचुएशन को अंडर प्ले करने की कोशिश की जा रही थी कि ये नॉर्मल सिचुएशन है, सब ठीक है, सब हो जाएगा. प्रॉबेबली ये होप था कि जैसे पिछले स्टैंड ऑफ्स रिजॉल्व हुए हैं उसी तरह से ये वाला भी शांतिपूर्वक रिजॉल्व हो जाएगा. उसके बाद जो गलवान का इंसिडेंट हुआ, आई थिंक वी गॉट अ रूड शॉक. एंड सेकेंडली एक और चीज जो हो गई है कि वी आर नॉट सीइंग एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन कमिंग आउट. आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज मीडिया में डिस्कस होनी चाहिए, बट देयर हैज टू बी सम क्लियर ऑफिशियल मैसेजेस दैट कम आउट एंड से दिस इज द सिचुएशन. तो एवरीथिंग दैट यू रीड इज सोर्सेज ने ये बताया, सोर्सेज ने ये बताया. उसके बाद फिर इंटरप्रिटेशन सब अपनी करते हैं. उसके बाद यू नो हाउ सोशल मीडिया इज टुडे. सैटेलाइट इमेजरी आपको मालूम है किस तरह की है. सो उससे और लोग कुछ बताते हैं. अगर कोई इंटरप्रिटेशन सैटेलाइट इमेजरी का गलत है तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर इफ द गवर्नमेंट हैड ऑफिशियली कम आउट एंड सेड सी दिस इज द राइट पिक्चर और जो ये इंटरप्रिटेशन हो रहा है ये गलत है. Unfortunately, some of that has also not happened. I wish there were some more, official communication. आपने देखा कारगिल में किस तरह से there should be almost a daily briefing, by military officers to the media. तो it's not too late. I mean, अभी भी तो ये करने की जरूरत है ना सर, क्योंकि ये तो पेचीदगियां अभी भी जारी हैं. You're nowhere close to a resolution. Yeah, I agree, Smita. I mean, ये चीजें आप लोगों को उठानी चाहिए थोड़ी सी. तो एक और सवाल, जो पूर्व विदेश सचिव हैं श्याम सरान, उन्होंने अभी हाल के एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपकी मैसेजिंग कंफ्यूजिंग होती है तो एक और जो भ्रम की स्थिति फैलती है कि एलएसी को लेकर, उसकी अलाइनमेंट को लेकर एम्बिग्विटी क्या भारत के साइड में भी है? उनका कहना है कि ये एम्बिग्विटी भारत के साइड में कतई नहीं है और चीन इसे एक्सप्लॉइट कर रहा है. लेकिन जब आपकी मैसेजिंग गड़बड़ाती है तो ऐसा लगता है कि इंडिया में भी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि एलएसी की अलाइनमेंट हमारे साइड पर कहाँ है. स्मिता, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है. आई एम ऑल्सो सीइंग काफ़ी जब हमारी डिस्कशन होती है मीडिया में या कहीं राइटिंग्स में, सो देन वी हैव स्टार्टेड यूजिंग टर्म्स लाइक ग्रे जोन्स. मैंने ये बात पहले भी कही है कि जो हमारे मैप्स हैं उसमें एलएसी मार्क्ड है और हमारे लिए वही बॉर्डर है. So there is no confusion in my mind. Can you imagine if you tell soldiers कि भाई हमें पता नहीं है कि LAC किधर है, आप वहां तक पेट्रोल करोगे? तो हमारे साइड में बिल्कुल कंप्लीट क्लैरिटी है where the LAC is. Differing perceptions हैं, वो मैं मानता हूँ, but there should be no confusion in our minds as to where our border lies. Right. तो और उसको लेकर जो है कंफ्यूजिंग मैसेजेस भी नहीं जाने चाहिए सर. लेकिन जहाँ तक बफर जोन्स का सवाल है, ये कहा गया कि लगभग 3 किलोमीटर का बफर जोन क्रिएट किया गया है. चाइनीज have pulled back by almost 1.5 to 2 kilometers on their side. उसमें सवाल ये भी हुआ कि भाई अगर वो इंडियन साइड में थे तो जब आप बफर जोन की बात कर रहे हैं, इज इंडिया एंडिंग अप सीडिंग इट्स ओन टेरिटरी? उसे लेकर भी क्या कंफ्यूजन है सर कि बफर जोन में आखिर क्या हम अपनी ही जमीन क्या बफर जोन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं? Smita, but this is all speculation. मतलब
किसी को एग्जैक्टली ये नहीं मालूम है कि कहाँ से डिसएंगेजमेंट एग्जैक्टली हुआ है, कहाँ तक डिसएंगेजमेंट हुआ है, अभी अभी पोजीशन दोनों साइड की क्या है. सी द आइडिया ऑफ द बफर जोन इज अ गुड वन, एंड दैट आइडिया इज कि अगर ट्रुप्स बिल्कुल फेस टू फेस रहेंगे और जिस तरह का माहौल बन गया था गलवान के बाद, हो सकता है फिर और कुछ वायलेंस हो जाए और कुछ झड़प हो जाए. और अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बातचीत पर और जो नेगोशिएशन चल रहा है उस पर काफी इम्पैक्ट होगा. तो इसलिए बोथ साइड्स विल डिसएंगेज एंड पुल बैक एंड क्रिएट जो बोल रहे हैं बफर जोन. सो आई थिंक प्रिंसिपली इट इज नॉट अ बैड आइडिया. नाउ वी आर सेइंग कि वो बफर जोन सब हमारे इलाके में है या वो हमारे इलाकों में थे, वहीं से थोड़े से गए हैं, हम हट गए हैं. But I don't know, Smita, if anybody has any real information about this. Right. We are only speculating. कि firstly about कहाँ तक वो अंदर आए थे, and secondly कहाँ से troops हमारे withdraw हुए हैं, कहाँ उनके withdraw हुए हैं. So I'm not sure, this whole thing that we have lost territory has any basis as of now. I don't know if some information comes out tomorrow, तो हो सकता है कुछ और खबर आए. But अभी I think it's all speculation. क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं शिवशंकर मेनन, उन्होंने द हिंदू को एक इंटरव्यू में कहा, और मैं रीड कर रही हूँ उस पैराग्राफ को, कि आई थिंक इट्स एक्चुअली डेंजरस टू स्पीक ऑफ डिसएंगेजमेंट, पुल बैक, विड्रॉल, बफर जोन्स. These suggest that we are withdrawing from territory which we have controlled consistently and that we were part of the problem to start with. I don't hear anybody saying that we are going back to those points since April. So frankly, if we are withdrawing from territory that we have controlled, I don't understand what is happening here. Your thoughts, sir? So again, Smita, we are pulling back, and we are pulling back from point where the two armies are, face to face with each other. And if we are pulling back, matlab equally, the Chinese are also pulling back. तो ये आर्गुमेंट चाइनीज भी कर सकते हैं कि मतलब हम वहां से जा रहे हैं जहां जो एरिया हम कंट्रोल करते थे, जैसे हम बोल रहे हैं कि हम उस एरिया से वापस जा रहे हैं जहां पर हम कंट्रोल करते थे. ऐसा कुछ डिसीजन हुआ भी नहीं है कि इसके बाद फॉर द नेक्स्ट 10 years we are not going to go back into those areas. I think it's a temporary measure. It's a temporary measure to make sure that there is no violence. Now उसके बाद इन एरियाज में फ्रीक्वेंसी, पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किस तरह से पेट्रोलिंग होगी, हम वापस अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं. दीज आर इश्यूज दैट फ्रैंकली वी नो नॉट एनफ अबाउट. एंड सो Smita, that is why I am saying there is just too much speculation about these buffer zones. Right. तो हमारे एक दर्शक है विवेक कामली, वो सवाल पूछ रहे हैं जो हर लेमैन जो है पूछ रहा है कि हैज चाइना इंक्रोच्ड अपॉन आवर लैंड, क्या चाइना ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है, किस हद तक किया है. ये सवाल सबसे कॉमन सवाल होता है सारे दर्शकों में. इसका आप क्या जवाब देंगे सीधे सीधे साफ कोई शब्दों में? हाँ स्मिता, तो जैसे मैंने पहले भी आपके इसी शो में बताया है कि एनक्रोच्ड ऑन आवर लैंड जो हम मानते हैं कि हमारे बॉर्डर के साइड, हमारे साइड में है, तो ऐसे हमको मालूम है ऐसे दो एरियाज तो हैं पेंगोंग त्सो में, क्योंकि हम मानते हैं कि LAC फिंगर 8 पर है, पर वो और वेस्ट में आकर और फिंगर 4 तक आ गए हैं. और सिमिलरली देप्सांग का एक एरिया है, एग्जैक्टली कहाँ तक एनक्रोचमेंट है, क्या है, अगेन वी डोंट नो, बट सर्टेनली दैट इज आवर टेरिटरी. सर, अगर मैं थोड़ा सा इस डिबेट को, डिस्कशन को और ब्रॉड कर सकूं कि आप यहाँ से आगे जो चीजें हो रही हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बार इस हफ्ते जो है जाने वाले हैं, कहा जा रहा है ले जाएंगे, और LAC का वो निरीक्षण करेंगे, साथ ही श्रीनगर जाएंगे, LOC पर भी निरीक्षण करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी गए थे ले, और नीमू वहां होकर गए थे. प्रिपेयर्डनेस की जहां तक बात हो रही है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट LAC पे पिछले कुछ सालों में काफी हुआ है. हमारी एडवांस जो लैंडिंग साइट्स हैं उनका रिवाइवल हुआ है, चुशुल में, डेप्सांग में, DBO में. इस वक्त किस तरह की एयरक्राफ्ट्स की या एम्युनिशन की जरूरत है सेना को, खास करके इन क्षेत्रों में अपनी प्रिपेयर्डनेस को किसी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रखने के लिए? स्मिता, फ्रैंकली स्पीकिंग, to handle the kind of situation जो अभी हम बॉर्डर पर देख रहे हैं,
the Indian Army is absolutely well prepared to handle that situation. तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ हथियार नहीं है और कुछ एम्युनिशन नहीं है या लॉजिस्टिक्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो गया है. So we are quite well prepared to handle situations as we see on the border. अगर आप बात करें ओवरऑल डिफेंस कैपेबिलिटी की और चाइना के साथ कंपेयर करें, तो ये this is true that Chinese modernization is going at a very fast pace and we have shortfalls in our overall capability development. वो सभी जगह हैं, आप एयरफोर्स ले लीजिए, स्क्वाड्रन्स are reducing. हमारे पास जो weapons हैं, we need to modernize our artillery, air defense, etc. Navy के ships also, they want more ships than they are able to get. This is a problem with the defense budget. And so I think going forward हमें ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से capability development, military capability develop होगी. And obviously there are many areas in which we need improvement. But I come back to that first point, स्मिता. ऐसा भी आपके दर्शक नहीं सोचें कि हमें इतनी कमजोरी है कि जो अभी बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन हो रही है उसको हैंडल करने में कुछ प्रॉब्लम होगी. क्योंकि CAG रिपोर्ट का बार बार हवाले दिया जाता है सर. आई थिंक 2 साल पहले की वो रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि अगर कोई युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो शायद 10 दिनों के लिए भी जो है रिजर्व एमिनेशन नहीं हो आर्मी के पास में. तो उस रिपोर्ट की वजह से शायद बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या आर्मी एक युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहेगी या नहीं. देखिए स्मिता, जब आप बोल रहे हैं कि जैसे 10 days वॉर रिजर्व एमिनेशन का, दैट इज 10 days फॉर द कंप्लीट इंडियन आर्मी. मतलब हर सोल्जर इंडियन आर्मी के पास 10 दिन का एमिनेशन होगा. जितनी आर्टिलरी यूनिट्स हैं सबके पास 10 दिन का एमिनेशन है. एंड दैट इज व्हाई आई सेड राइट नाउ व्हाट इज फेसिंग ऑफ अगेंस्ट द चाइनीज इज प्रोबेबली नॉट इवन 10% ऑफ आवर कैपेबिलिटी. सो टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, अनलेस यू से कि अगर बिल्कुल 2 front वॉर हो जाएगी, ऑल आउट वॉर विद चाइना, ऑल आउट वॉर विद पाकिस्तान, देन यस we could see that there are some areas that we need to improve on. But ऐसी हालत में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि we are going to have problem. जैसे अब रक्षा मंत्री जब गए मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए, और उसके बाद हमने देखा कि भारत ने अप्रूवल दिया है प्रपोजल को टू अक्वायर 33 न्यू रशियन वॉर प्लेन्स. 59 ऐसी वॉर प्लेन्स हैं जिनको अपग्रेड करने के लिए भी, और खासी रूस को ये भी कहा है कि जो S-400 के हमने ऑर्डर दे रखे थे उनकी डिलीवरी रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2021 तक होनी थी. भारत ने कहा है कि आप उनको स्पीड अप करें. तो आप जब इस वक्त ऑर्डर्स सप्लाईज देते हैं तो ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है. ये ऐसा तो नहीं है कि अगले 3-4 महीने में जो है किसी अगर इवेंचुअलिटी में ये आपकी सप्लाईज आ जाएंगी. स्मिता, दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर डिफेंस प्लानिंग. लेट मी से कि हम ये एड हॉक मेजर्स बहुत अडॉप्ट करते हैं. और फिर ये चाइनीज के साथ ये क्राइसिस चल रही है और हम कह रहे हैं देखिए हमने 30 प्लेन्स ऑर्डर कर दिए. आप 30 प्लेन्स ऑर्डर तो कर दिए, ये मतलब अब कब आएंगे? 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, प्रोडक्शन होगा. तो इट इज नॉट एज इफ यू कैन बाय देम ऑफ द शेल्फ एंड टुमारो डिप्लॉय देम इन ले एयरफील्ड. ऐसा नहीं होगा. बट ये एड हॉकिज्म छोड़कर अगर एक प्लान तरीके से कैपेबिलिटी डेवलपमेंट किया जाए, प्रोक्योरमेंट्स किया जाए, दैट विल बी मच बेटर. Every time we have a crisis, we see this. So उरी के बाद भी हमने बोला देखिए हम emergency ये सामान खरीद रहे हैं, emergency वो सामान खरीद रहे हैं. This is frankly poor defense planning. Right. क्या ये मतलब हम डिफेंस बजट को लेकर भी देखते हैं कि एक महामारी के दौर में जबकि खुद चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को भी बहुत ज्यादा जो है झटका पहुंचा है, सारे देश मतलब दुनिया के तमाम देशों को तो निश्चित रूप से असर पड़ा ही है, लेकिन इसमें भी चीन अपनी डिफेंस बजट पर जो है कोई कटौती नहीं करता है बल्कि उन्हें बढ़ोतरी ही करता है. तो ये इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहां हमारी इतनी डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी भी है कि हम अपनी डिफेंस बजट को इंक्रीज करते रहें, उनको एडिशन हम दे सकें? क्या ये आपको feasible लगता है सर? Smita, this is perhaps the biggest challenge that is facing us. मतलब we are a country, developing country. Our requirements of social needs, health needs, employment needs, infrastructure development, और budget
इकोनॉमी का साइज जितना है उतना है. सो आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू सी एक बहुत लार्ज इंक्रीज डिफेंस बजट में होना बहुत मुश्किल है. इस साल तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक की वजह से किस तरह से इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, और ये इफेक्ट अगले 2-3 साल कम से कम ज़रूर चलेगा. इसलिए एक फीलिंग है कि द मिलिट्री शुड आल्सो नाउ सिट डाउन एंड सी, मतलब किस तरह की कैपेबिलिटी चाहिए, किस तरह की रीस्ट्रक्चरिंग आप करेंगे, किस तरह से आपकी कुछ कॉस्ट्स कट सकती हैं. ये सब करने की, दिस इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मिलिट्री. वी कैन नॉट कीप सेइंग कि भाई जितना पैसा हमें चाहिए आप हमें दे दीजिए और हम मतलब सामान खरीदते रहेंगे. प्रैक्टिकली ये फीजिबल नहीं है. तो बोथ गवर्नमेंट एंड the military will have to sit down and find some solutions for this. Right. सर सचिन भुरिया हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं जो बफर जोन का सवाल जिसका आपने जिक्र किया था कि अगर ये एक अस्थायी टेम्पररी मेजर है, will China's army not reclaim that area in future and make it permanent, looking at China's aggression these days? इस तरह के speculations पर आपकी राय? See, I think as I said, these are all speculation. That the buffer zone, as I said, the principle is कि आप दोनों साइड डिसएंगेज कर दीजिए एंड फॉर सम टाइम डोंट कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर. सो लेट अस से जैसे बफर जोन मतलब यहाँ पर पेट्रोलिंग मत करिए. इट हैज नथिंग टू डू विद टेरिटोरियल क्लेम्स की किसी साइड ने इस टेरिटरी को क्लेम किया है या दूसरी साइड ने किया है. ये सिर्फ डिसएंगेजमेंट के पर्पस के लिए है. राइट. सर जो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी मैं कि यहाँ से आगे हम हालांकि मिलिट्री स्ट्रैटेजी की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन देंग शियाओपिंग के टाइम में ये कहते थे कि भाई एशियन सेंचुरी विल बिलोंग टू इंडिया एंड चाइना. शी जिनपिंग को देखकर अब ये साफ हो गया है कि उनके नजर में एशियन सेंचुरी शुड ओनली बी अबाउट चाइना, इंडिया शुड नॉट बी फिगरिंग इन इट. भारत को यहाँ किस तरह की, क्या आपको लगता है कि अब ये जो चीन और भारत का रिश्ता है, after what played out at Galwan, after what happened in LAC, this will continue to remain adversarial and not about competition anymore? Smita, it was not adversarial to in the last few years, but there was definitely an element of competitiveness, let us say. तो सिर्फ ये जो अभी गलवान में हुआ है उसकी वजह से रीसेट नहीं है. आप देखिए, देयर वाज अ फीलिंग इन चाइना कि इंडिया यूएस की तरफ जा रहा है. क्वाड की ग्रुपिंग लेकर काफी अनहैप्पीनेस वाज देयर. वी वर लुकिंग एट चाइना एज समबडी हु इज helping out Pakistan in numerous ways. On Kashmir there were differences. On our entry into nuclear supply group there were differences. So कुछ differences were already there between India and China. With the pandemic and with what has happened on the LAC, ये differences और sharp हो गए हैं. और this is going to have some impact on India-China relations in the future. देखिए, एक geopolitical fact है कि two neighboring rising powers cannot rise peacefully together. ये कहीं history geography में हुआ नहीं है कि इंडिया भी राइज करेगा, चाइना भी राइज करेगा, इंडिया का अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, चाइना का अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा. दिस इज नॉट अ जियोपॉलिटिकल रियलिटी. एक साइड हमेशा दूसरी साइड को डोमिनेट करने की कोशिश करेगी. एंड इट्स आल्सो अ रियलिटी दैट इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली चाइना इज रीचिंग सम वेरी हाई प्रोपोर्शन. So we are in for a period of strategic competition. We are in for a period of rivalry. तो एक रोहित शौकीन का सवाल है, लेकिन वो सवाल लेने के पहले अगर थोड़ा सा मैं सिर्फ इस फैक्टर पर कंटिन्यू करूं, क्योंकि आपने जैसा कहा कि ये एक दिस इज गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ ट्यूमल्ट नाउ भारत और चीन के बीच में, और जो खास करके पाकिस्तान का नेक्सस है, एक्सिस है, उसे भी एक्टिव होता हुआ देखेंगे हम और ज्यादा. आज ही इनफैक्ट रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है कि जो दाइमर भाषा डैम है गिलगित बाल्टिस्तान पीओके में, उसमें चीन इन्वेस्ट करने वाला है. तो आपको लगता है कि एक तो पीओके में चाइनीज जो प्रेजेंस है सीपेक के जरिए, तो पहले वो हो ही रहा था चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए, उसमें और स्पाइक देखने को मिलेगा? और दूसरा, क्या एक अब हम इस बात को एक डिग्री ऑफ रिलायंस से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री का बयान था संसद में अक्साई चीन की रिकवरी को लेकर कि अक्साई चीन भी वापस लेकर आएंगे पोस्ट एब्रिगेशन ऑफ 370,
वो भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर रहा अमंगस्ट अदर फैक्टर्स? हो सकता है स्मिता, देयर आर सो मेनी ट्रिगर्स। आई मीन सिर्फ एक चीज नहीं है जिसने ट्रिगर किया है। ओवरऑल एज आई सेड, देयर इज सम कंपटीशन, देयर इज सम राइवलरी जो हो रही है इंडिया चाइना के बीच में। होम मिनिस्टर का जो रिमार्क था कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की अक्साई चेन इज आवर टेरिटरी, आई थिंक वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल कि किस तरह से हम खासकर डिप्लोमेटिक इश्यूज के ऊपर किस तरह का बयान दें। देयर आर सम व्हिच आर गुड फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस, बट because if you see after home minister's remarks, foreign minister had to go and tell China ki nahi, there has been no change in as far as our policies on the borders etc. on the LAC are concerned. So a little bit more maturity with us required in these areas. Right. सर रोहित शौकीन, एक आपने जिस मुद्दे पर थोड़ी पहले हमने बात की थी उसी के थोड़ा सा एक्सटेंडेड सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो विंटर्स हैं या मॉनसून बारिश का महीना है, आपने कहा कि इंडियंस की कैपेबिलिटी है क्योंकि हम सियाचिन में भी जो हमारे बॉयज वहां सर्व करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि विंटर्स में जो है हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस कोई वीक हो जाएंगी। लेकिन चाइना की भी जो उनकी भी जो कैपेबिलिटीज हैं फॉर मेकिंग परमानेंट सेटलमेंट्स इन गालवान या अदर एरियाज, क्या वो अफेक्ट होंगी कि मौसम अगर बारिश का हो या विंटर्स हो उसकी वजह से? है स्मिता, इट्स मच मोर डिफिकल्ट। आई मीन आप देखिए टेम्परेचर गोइंग डाउन टू -20, -30, तो इस हालत में रहना इतना आसान नहीं है। बट जैसा मैंने बोला कि अगर हम सोचें कि -30 डिग्रीज है तो वहाँ से सोल्जर्स दोनों तरफ से हटकर कहीं पीछे चले जाएंगे, वो नहीं होगा। दैट विल डिपेंड ऑन किस तरह की एग्रीमेंट्स are there between India and China. Right. But to assume that life will become so difficult that you will be forced to pull out from those areas, I think that assumption we should not make. Right. सर प्रगना मेहता हैं जो जानना चाह रहे हैं कि क्या अगले साल अप्रैल या मई में करगिल जैसा कुछ हो सकता है? चीन और पाकिस्तान दोनों ओर से क्या फ्रंट एक साथ खुलने की संभावना है क्या? ये जाहिर सी बात है, इससे लेकर एक प्रिपेयर्डनेस तो लगातार एक स्थिति तो बनी हुई है आर्मी के बीच में। देखिए, आई थिंक देयर इज नथिंग टू सजेस्ट कि एकदम से देयर विल बी मिलिट्री मूव्स या मिलिट्री कल्यूजन और पाकिस्तान कारगिल में आ जाएगा और चाइना इधर ईस्टर्न लद्दाख में कुछ और करेगा। देयर इज नथिंग राइट नाउ टू सजेस्ट इट। मुझे ये भी नहीं लगता कि there is any, जैसे बोलते हैं, stomach for a full scale fight either in Pakistan or China or for that matter in India. So I think let us see, मेरे हिसाब से they will look at some resolution without it getting into the area of war and conflict. तो आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, प्रोफेसर फ्रेवल का मैंने जो जिक्र किया MIT के, उस इंटरव्यू में उन्होंने एक और बात कही थी कि उन्होंने जो कुछ मैप्स अब एक्सेस किए हैं फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट वेबसाइट्स, उसके आधार पर उनका कहना है कि गालवान पर जो ये क्लेम कर रही है चाइना, ये दरअसल नई क्लेम्स नहीं है क्योंकि एस्चुरी या रिवर बेंड का जो उनका जिक्र है, रेफरेंस है, वो उनके उन पुराने मैप्स में भी था। तो इस पे आपको लगता है कि ये नए क्लेम्स हैं, सब्सटैंटिव शिफ्ट है चाइना की टैक्टिकल पॉलिसी में, या उसमें भी कोई कंफ्यूजन है? देखिए, गलवान रिवर के ऊपर जो क्लेम है चाइना का, वो अभी जो उन्होंने क्लेम किया कि दैट द होल ऑफ गलवान वैली इज इन चाइनीज टेरिटरी, इसका कोई बेसिस नहीं है। आप उनके पुराने मैप्स देखिए, आप उनके मैप्स देखिए, करंट मैप्स, ऐसा नहीं है कि चाइना डज नॉट पब्लिश इट्स मैप्स एंड डज नॉट शो इट्स बॉर्डर। सो उनके पब्लिश्ड मैप्स हैं, आप गूगल कर लीजिए एंड यू विल सी कि उनकी अपनी लाइन जो है वो अराउंड PP14 जो हम मानते हैं LAC, वहीं पर जाती है। So there is no substantive, claims that can reinforce Chinese position कि ये हमारा एरिया था। और इसी वजह से I think they have also withdrawn from PP14, जो disengagement हुआ है, वहाँ से वो वापस चले गए हैं। तो सचिन भुरिया एक अहम सवाल पूछ रहे हैं कि कैन इंडिया रिमेन नॉन अलाइंड इन दीज टाइम्स, खास करके डिफेंस पॉलिसी को लेकर? हालांकि अमेरिका के साथ आज नजदीकियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं, रशिया से आप आर्म सप्लाईज अभी भी लगातार कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और इंडो पैसिफिक में
क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जारी है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बीच में, लेकिन उसमें अभी मिलिट्री डायमेंशन नहीं है। तो इंडो पैसिफिक के मद्देनजर से चीन के साथ जो हो रहा है, क्या आप कैसे देखते हैं इस नॉन अलाइनमेंट या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के पॉलिसी को? देखिए, नॉन अलाइनमेंट तो एज अ वर्ड आई थिंक वो बहुत पहले इंडिया ने सॉर्ट ऑफ अबैंडन कर दिया था, और उसके बाद हम बोलते थे कि वी विल रिटेन आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो हम सब ग्रेट पावर्स के साथ इक्वली मिलकर बातचीत करेंगे। माय पर्सनल व्यू स्मिता इज वो टाइम भी चले गया है, बिकॉज टू डील विद द राइजिंग चाइना, टू डील विद a much more powerful China and see what is going to happen over the next 20 years. Right. See the difference in economy and military capability that will grow between the two sides. I think we have to start looking at, call it alliances, call it groupings of like-minded people. मेरे हिसाब से, at least in Asia, it will become very difficult for one country individually to stand up to China. Right. So there has to be a sort of a larger cooperation, whether you call it a proper alliance or not. So finally, last सवाल कि अब जो ये मैराथन मीटिंग है, अब आगे भी जाहिर सी बात है ये सानिया बातचीत भी जारी रहेगी। What will be the big thing to look out for? और जो चीन की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चीनी राजदूत ने भी जो बयान दिए, कि आपको लग रहा है कि बीजिंग इस वक्त अब इट्स ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कंसिलिएटरी टोन, थोड़ा डायल डाउन करने की कोशिश कर रहा है टेंशंस को? देखिए, both sides are saying कि we want this to be resolved peacefully. Now, problem ये है स्मिता, resolved on what terms? Peacefully resolve कर लीजिए, फिर आप बोलें कि अब हम आपके एरिया में आकर बैठ गए हैं और अभी इसको peacefully resolve कर लीजिए और हम यहीं बैठे रहेंगे. So obviously that is not going to be acceptable to the Indian side. So I think that's why I'm saying there will be some tough hard negotiations जो होंगे, समय लगेगा। आपने देखा कि ये जो लास्ट मीटिंग थी, इसके बाद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, और वो कह रहे हैं कि अभी जो चाइना ने प्रपोजल दिए हैं वो हम इंटरनली डिस्कस करेंगे, किस तरह हमारा रिस्पांस होगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोसेस दैट विल कैरी ऑन फॉर सम टाइम। ठीक है, विनीत उपाध्याय, आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं कि चीन ने क्या हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए, इसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं जनरल हुडा। आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। विकास कुमार कह रहे हैं वेरी गुड एंड एसेंशियल कॉन्वर्सेशन, थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो सत्य हिंदी के भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप ट्विटर पर स्मिता_शर्मा में जो है आप हमसे एंगेज कर सकते हैं। और जनरल हुडा, like always, a pleasure talking to you. You know, you speak with such amazing clarity and it's such significance insight. बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, Smita. Thank you very much. Thank you so much. आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे और कुछ नए विशेषज्ञों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।